नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं यूपीपीसी श्रृंखला के अंतर्गत अगली सीरीज में, जिसमें जानेंगे कि जिस तरीके से स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, वहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के चरणों के उपरांत एक मेडिकल का भी चरण होता है। लेकिन इन सब की नॉलेज के उपरांत अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रोल अगर देखा जाए तो आप सब लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। इन ज्ञान को इकट्ठा करने के पश्चात एक विषय बन जाता है कि किस तरीके रिप्रेजेंट करना है। और रिप्रेजेंट करने के लिए देखा जाए तो यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स, मेंस के बाद इंटरव्यू, तो मेंस में जो एक उत्तर लेखन की कला है, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं चरण में डिनोट होती है। तो उत्तर लेखन एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिसमें अगर मान लीजिएगा आप कितना ही अपार ज्ञान इकट्ठा कर लीजिएगा, आप कितना ही तरीके से चीज़ों को इकट्ठा करने के उपरांत, चाहे वो नोट से, किसी टीचर से या सेकेंडरी बुक से, एनसीईआरटी से, सब कुछ उदाहरण सही से इकट्ठा कर लीजिएगा, बट प्रश्न की डिमांड को नहीं समझ पाएंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लिखने के लिए उसका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, मेन पार्ट को कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो यानी ये भी एक कला है और इस कला को आराम से प्रैक्टिस के माध्यम से कहीं ना कहीं हम सीख पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही आंसर लिखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। देखा ये गया है कि आप सब देखते होंगे कि यूपीपीसीएस के अंतर्गत या स्टेट पीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम है मेंस में, किसी का एग्जैक्ट आंसर एक नहीं हो सकता। वहाँ पे हर किसी स्टूडेंट्स की, हर किसी टीचर की, हर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह की या हर किसी कोचिंग वगैरह में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो किसी का भी एक मॉडल आंसर नहीं होता है। बट प्रश्न की सटीक रणनीति को जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, आंसर राइटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, जहां पर आपको सिखाएगी कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। आंसर राइटिंग की जो भूमिका है वो स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ रहता होगा कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग पहले सिलेबस को पढ़ लेते हैं तब से स्टार्ट करेंगे, या आंसर राइटिंग करते समय हमें कितने शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा, या आंसर राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, या आंसर राइटिंग करते समय हमने किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं उत्तर लेखन की भूमिका में आ जाती हैं। तो आइए हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस के अंतर्गत अगर यहां से देखें कि पीटी के अंतर्गत दो पेपरों में कहीं ना कहीं नॉलेज का रोल है, लेकिन इसके उपरांत जब जाएंगे आप मेंस में, तो मेंस के अंतर्गत आप यहां पे जीएस के 4 पेपर और एसए के 3 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा यूपीपीसीएस में, और साथ में ऑप्शनल। इन सब में जो महत्वपूर्ण रोल है, इसके साथ हिंदी भी, इसके साथ जो महत्वपूर्ण रोल है वो बन जाता है उत्तर लेखन का। आप कितने ही विचार इकट्ठा कर लीजिएगा, आपके दिमाग में कितना ज्ञान है, लेकिन वो आपके दिमाग का ज्ञान आपकी कलम पर नहीं आ पाता है और रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, बिल्कुल बेकार है। तो उसको रिप्रेजेंट करने की कला के दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, अपने कलम से कैसे तालमेल मिलाना है, तालमेल के साथ उसमें कैसे गति देनी है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग प्रश्न को लिखते हैं तो अंतिम समय में टाइमिंग कम बच पाता है। तो टाइमिंग कम बचने की वजह क्या है, तो ये सब प्रैक्टिस का एक दायरा है। तो इन सब पे डिस्कशन करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आंसर राइटिंग करते समय। तो यहाँ पे जीएस के 4 पेपरों में ज्ञान इकट्ठा करना एक अलग सेगमेंट है, लेकिन ज्ञान को रिप्रेजेंट करना एक अलग बात है। देखा जाए कि लगभग आप 50% भूमिका में मानता हूं कि कहीं ना कहीं पढ़ाई नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए होती है, लेकिन उसके बाद जो बचता है 50% पार्ट, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने के दायरे में आता है। अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा आपने कर लिया है, चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है कि जीएस 1 2 3 को कैसे तैयार करना है, तैयार करने के बाद आपको रिप्रेजेंट करने की जो क्षमता है वो आपके पास एक कला नहीं है, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं नंबर अच्छे नहीं पा पाएंगे, उस लक्षण होने से बच जाएंगे। तो यही चीज़ आपके सामने समझेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि हम आपके सामने चलें, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में देखा जाए तो मेहनत और असफलता के बीच में, सफलता के बीच में जो एक अंतराल है वो कहीं ना कहीं अनिवार्य तो है, लेकिन समानुपातिक क्या है, कारण है, और उसका आपस में कोई संबंध भी नहीं है। संबंध क्यों नहीं है, आप जान सकते हैं कि जो अधिक मेहनत करते हैं विद्यार्थी, ऐसा नहीं कह सकते कि वो सफल ही हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि जो कम विद्यार्थी हैं वो असफल हो जाएंगे। तो यहाँ अधिक मेहनत करने वाला भी विद्यार्थी क्या है, असफल हो सकता है, और कम मेहनत करने वाला विद्यार्थी भी सफल हो सकता है। ये कोई डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये कोई डायरेक्टली आंसर नहीं है कि कौन विद्यार्थी सफल होगा, कोई नहीं सफल होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एक मुख्य जो पार्ट बन जाता है, जहां आपको एक अन्य कारक है जो विशेष कारक के रूप में है, वो क्या है, उत्तर लेखन है। और उत्तर लेखन के लिए आप, उत्तर लेखन में आपके दिमाग का जो प्रतिबिंब है वो झलकता है, उत्तर लेखन में आपके दिमाग के विचार झलकते हैं, उत्तर लेखन में आपके ज्ञान का जो एक आधार है वो भी झलकता है। तो जब तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो उत्तर लेखन की जो भूमिका है वो बेहतर हो जाती है। अब हमें उत्तर लेखन करते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये विशेष पॉइंट बन जाता है। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 करके। जैसा देखा जाए, आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षक को
किसी भी परीक्षक को ये जानकारी नहीं होती है कि ये जो पुस्तिका है वो आपके सामने किस उम्मीदवार की है, आपने उसमें क्या लिखा है सिर्फ वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपने किस दायरे में आंसर क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर अपना उत्तर लिखा है, ये रिप्रेजेंट आपकी ये पुस्तिका करेगी। तो यानी किसी को जानकारी नहीं होती है किसी उत्तर पुस्तिका की है, या ये परीक्षक को कोई जानकारी नहीं होती है कि आपने कितनी गंभीरता से पढ़ाई की है या नहीं की है। डिपेंड करेगा कि आपने जो प्रश्न का उत्तर लिखा है वो प्रश्न की डिमांड को फुलफिल करता है नहीं करता है। अगर प्रश्न की डिमांड को फुलफिल नहीं करता तो आप कितना ही अपार ज्ञान इकट्ठा करके बैठे हुए हैं और आपको लेखन शैली अगर बढ़िया नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपके नंबर अच्छे प्राप्त करने में असफल होंगे। दूसरी बात, आपकी परिस्थिति क्या है इससे भी कोई एग्जाम को लेना देना नहीं है। तो इन सब बातों को बेसिकली कहा जाए, आपका 3 घंटे के अंतर्गत कैसा निष्पादन रहा वहां, ये शो करेगा एग्जामिनर के सामने कि आपने किस तरह की पढ़ाई की है, किस तरीके के आपके अंदर विचार हैं, या किस तरीके की लेखन शैली से आपने उस प्रश्न का सटीक आंसर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे। तैयारी की जो भूमिका होती है सिर्फ 50% तक होती है। मेरा मानना है कि 50% से अधिक तैयारी की कोई भूमिका नहीं होती है। आपने अगर पूरी तैयारी पूरे सिलेबस को 10 बार 20 बार भी पढ़ लिया है और आपको कल रिप्रेजेंट करने की कला नहीं आती है तो आप नंबर कम प्राप्त कर पाएंगे। जो ये तय करता है कि आपको 3 घंटे में होने वाले मेंस में कैसा निष्पादन रहा, ये तय करेगा आपका उत्तर लेखन। आपने अपार ज्ञान इकट्ठा करने के उपरांत ही उस 3 घंटे के अंतर्गत आपके पास ना कोई तथ्य आ निकल आया, ना कोई कंसेप्ट दिमाग में आ पा रहा है, या फिर जितना भी आपने उस चीज़ को रिवाइज प्रैक्टिस किया था वो वहाँ पे 3 घंटे में उसका निष्पादन नहीं आ पा रहा है, नहीं निकल के आ रहा है कि हमें लिखना क्या है, तो फिर कोई ज़्यादा उसका भूमिका नहीं रह जाती है पढ़ाई करने की। उसके उपरांत आपने कितने प्रश्नों के उत्तर लिखे। कभी कभी आप देख पाते होंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि पहले वाले या दूसरे तीसरे प्रश्न में लगातार वो मैक्सिमम समय लगा लेते हैं, जिससे लास्ट वाले प्रश्नों के लिए, अंतिम वाले प्रश्नों के लिए समय कम बच पाता है। और जब समय कम बच पाता है तो हमारे यहाँ दिमाग पे क्या है, प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आने से हमारे पास सारे प्रश्न हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे सारे प्रश्न अटैम्प्ट ना करने की वजह से हमारे नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि सभी विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन सभी प्रश्नों को हल करना है। लेकिन जब आप एक एग्जामिनर को अपने प्रारूप पे प्रभाव में ढाल लेंगे कि स्टार्टिंग के ऐसे प्रश्न लिखेंगे, उसे लगेगा कि हाँ इसकी जो उत्तर लेखन है, साथ में जो विचार हैं, जो इसका ज्ञान है वो बिल्कुल बेस्ट है, तो उसके आधार पे वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग से अटैचमेंट हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा आपकी तरफ। उसके बाद वो प्रश्न का आंसर देने में कहीं ना कहीं आपको सही नंबर देने में आगे बढ़ेगा। लेकिन अंतिम प्रश्न अगर बचते भी हैं उसको आप लोग 10 मिनट की जगह 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में अगर प्रश्न का आंसर भी लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा। आगे बात करें कि किस क्रम में लिखें। बहुत सारे प्रतियोगी होते हैं जो जिनको एक सिस्टमेटिक वे नहीं पता होगा कि जब कोई प्रश्न दिया जाता है तो उसका सिस्टमेटिक वे क्या होना चाहिए। बहुत सारे ये निकल के आ जाता है कि इंट्रोडक्शन को लिखें ना लिखें, इंट्रोडक्शन किन किन प्रश्नों का लिखना चाहिए, या पैराग्राफ कहाँ लिखें, या डायग्राम कहाँ बनाएं, अंडरलाइन कहाँ करें, मार्क कहाँ करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे क्रमबद्ध तरीके लिखी जाती है। क्रमबद्ध तरीके पता ना होने के कारण हम क्या सोचते हैं कि यही सोचते हैं कि ठीक है स्टार्ट करते हैं और एंड कर लेते हैं प्रश्न का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ की अपनी अपनी कला है और प्रत्येक चरण से गुजरने के लिए हर चीज़ को आपको आराम आराम से समझना पड़ेगा। यही नहीं कि एक दिन में ही सारी उत्तर लेखन आप सीख जाएंगे। एक लंबी यात्रा है और लंबी यात्रा में आपके पास बहुत सारे चरणों से गुजरना आपको पड़ेगा। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी का अलग अलग क्या है, एक ढांचा है। उस ढांचे में आप सोचें कि हाँ एक बार तैयारी कर लें उसके बाद हम आंसर दे देंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। मेंस का अपना अलग रोल है, पीटी का अपना अलग रोल है और इंटरव्यू का अपना अलग रोल है। जब सबका अलग रोल है तो तैयारी भी उनकी क्या होगी, अलग अलग चरणों में की जाएगी। तो यहीं से जरूरी है। तो बहुत सारे देखा होगा बिंदुओं में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। तथ्यों में लिखें, विश्लेषण का समुचित प्रयोग कैसे करें, किस अनुपात में लिखें। कभी कभी आपसे किसी प्रश्न में आलोचना ऐसा पूछा गया कि आलोचना कीजिएगा, तो हम सारे नकारात्मक शब्दों को लिख देते हैं, आलोचना इतनी कर देते हैं कि उस प्रश्न का जो ढांचा है वो सटीक आंसर की जगह वो उल्टा हो जाता है। तो ये आपको कैसे बैलेंस करना है, किस रेशियो में बैलेंस करना है कि आलोचना भी ऐसी ही करनी है जो एकदम को लगे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जा रही है। तो ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। दूसरी बात, एक अहम रोल ये होता है कि उस टाइमिंग में आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कैसी हो पाई है। हैंड राइटिंग आपके कहीं ना कहीं जो लेखन शैली का एक प्रारूप है, ये भी एक कला है। आपकी साफ सुथरी राइटिंग का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एग्जाम को समझने आनी चाहिए। आपने ऐसी राइटिंग लिखी है कि शब्द तो बढ़िया लिखे हैं, प्रारूप भी बढ़िया है, स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, लेखन शैली के अंतर्गत आपने जो समाहित किया डाटा है वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन आपके पास साफ सुथरी राइटिंग नहीं है, एग्जाम उसको समझ ही नहीं पा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका लिखा हुआ कंटेंट भी है जो वो बेकार हो जाएगा, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो नंबर कैसे मिलते हैं, सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं। सिर्फ एक प्रकार से कैसे
एग्जामिनर को प्रभावित करें अपने शब्दों से, अपनी हैंडराइटिंग से, अपने विश्लेषण से, अपने तथ्यों से। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस के माध्यम से लगातार आती हैं। तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तैयारी करने की भूमिका में 50% के अलावा जो 50% पार्ट है मेंस के अंतर्गत, तो उत्तर लेखन का है। बहुत सारे लोग इसमें नजरअंदाज कर देते हैं कि पहले हम इसको आराम से कर लेंगे, एग्जाम हॉल में ही जाके कुछ लोग करते हैं। ये एक आज के समय में बड़ा सेगमेंट बन चुका, तो इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। अगला पॉइंट, उत्तर लेखन के चरण के लिए अगर देखा जाए तो जो स्टेप है आंसर राइटिंग के लिए, वो कई स्टेपों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हर किसी स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए, जो भी यहाँ पे मैं कहूँ इस बाजार की दुनिया में बता रहे हैं, हर किसी का अपना अपना क्या होता है, एक व्यू होता है। उस व्यू के आधार पर, लेकिन जो मेनली व्यू है मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रश्न को पढ़ने के बाद समझना चाहिए। और जब आप प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तो उस प्रश्न के जितने भी व्यूज वगैरह होंगे, जो भी आंकड़े होंगे, जो डाटा होगा, जो कंसेप्ट होगा, उसको दिमाग में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और जब इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो उसका आपके पास सिनॉप्सिस वे भी नहीं होगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे उसको एंड करना है, और इसके किस तरीके से कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में, मेन पार्ट में क्या क्या लिखना है। जब प्रश्न को ही नहीं समझा है तो आंसर को एग्जामिनर कैसे समझ पाएगा, सोचिएगा। तो पहले जरूरत पड़ती है उत्तर को लिखने से पहले प्रश्न को समझना। प्रश्न कैसे समझ में आएगा? समझने के लिए सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी आपको प्रश्न दिया है तो उसको कई हिस्सों में अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ लेना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कोई भी प्रश्न दिया है, समझाऊंगा सारी, अभी आगे भी प्रश्न आपको डिस्कशन करेंगे कि प्रश्न का आंसर कैसे लिखा जाता है। लेकिन जब भी आपको प्रश्न दिया जाए तो उसको पहले हिस्सों में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद उसको सोचो कि इसके प्रश्न की डिमांड क्या है, इसके एस्पेक्ट में क्या है, उस तथ्य के एस्पेक्ट में क्या है, उस शब्द के एस्पेक्ट में क्या है। जब ये दिमाग में आपके बन जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रश्न को समझने में आसानी हो जाएगी। और जब आसानी हो जाएगी तब उसका एक ओवरव्यू कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद ये पॉइंट हमें इस पैराग्राफ में इन्वॉल्व करने हैं। इन्वॉल्व करने के बाद हमें ये आंकड़े, ये एग्जाम्पल, या फिर कह सकते हैं इसका कंक्लूजन या जो निष्कर्ष है वो इस तरीके से लिखना है। एक हल्का सा थोड़ा सा ओवरव्यू दिमाग में या फिर लिख वे में बना लीजिएगा। जब बना लेंगे दिमाग को कमांड मिल जाएगी, और दिमाग को कमांड मिलने के बाद दिमाग उस पर वर्क करेगा। आप जब पैराग्राफ लिखेंगे दिमाग वर्क कर रहा है तो अगले पैराग्राफ को तुम ऑटोमेटिकली दिमाग कमांड देगा कि इस पैराग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। तो मेरा हमेशा यही मानना है कि जब तक आप डायग्राम मेथड पे सिनॉप्सिस तरीके से एक उत्तर लेखन को कन्वर्ट नहीं करेंगे ओवरव्यू के रूप में, तब तक आप उत्तर लेखन स्टार्ट जब करेंगे तो बीच बीच में कहीं ना कहीं भटकेंगे, रुकेंगे, या फिर कुछ और लिखेंगे जो डिमांड नहीं है प्रश्न की। इट मीन्स, तो उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है उत्तर को लिखा कैसे जाए। उत्तर को लिखने के लिए जब स्टार्ट करेंगे तो पहले आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बन जाना चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग करके एंड कहाँ से करना और बीच में क्या लिखना है। ये आपके दिमाग में पिक्चर हो जानी चाहिए। देन उत्तर के लिए जो प्रस्तुतिकरण है उसको आकर्षक बनाना है, जो उसका ऐसा लगे कि अट्रैक्शन की, एग्जामिनर जब भी आपकी पुस्तिका को पढ़ रहा हो तो वहाँ पे स्टार्टिंग करने से एंड तक का ऐसा फ्लो हो कि उसे रुकना ना पड़े, उसे आनंद आए उसे पढ़ते समय। जैसे हम किसी जीवनी को पढ़ते हैं, किसी कथा को पढ़ते हैं, किसी या इंटरेस्टेड पोएट्री को पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है जब हम पढ़ते हैं तो हमें आगे इंटरेस्ट आ जाता है, एक फिल्म बन जाती है। तो ऐसे ही जब प्रश्न को लिखें तो इस तरीके से लिखें, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त होना चाहिए कि एटम को लगे कि हाँ वाकई में इसमें आनंद आ रहा, तो आनंद आते हुए ऐसे डूब जाए उस प्रश्न के आंसर में, उसे आंसर उत्तर देने में या नंबर देने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि उसने एक लाइन को पढ़ा और फिर आपने किसी और चीज़ से जोड़ दिया, तो आकर्षण नहीं बनेगा उससे। तो आकर्षण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रभाव लेना पड़ेगा। तो ये सब बातें मुख्य हैं। तो हम तुमसे डिस्कशन करेंगे किस तरीके से उत्तर लिखना चाहिए। ये बहुत लंबी यात्रा है, इस यात्रा में आज की पहली सीरीज आपके सामने उपस्थित है। लेकिन अगर आपको उत्तर लेखन बेहतर आता है तो ये मान के चलेंगे जो ज्ञान इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनसे आप क्या हैं, अभी भी ऊपर हैं, राइट। उसके उपरांत प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहला यही जरूरत पड़ती है कि प्रश्न को टुकड़ों में बांटना, ही बिल्कुल राइट बात है। उसके बाद सटीक तरीके से उसको समझना कि प्रश्न को टुकड़े के बाद उसमें सटीक तरीके से मतलब समझना ये है कि डिमांड क्या की गई है। जैसे पाप और अपराध में क्या अंतर होता है, अगर ये आपसे पूछा गया तो पाप और अपराध में क्या अंतर होता है, तो पहले पाप को बताना पड़ेगा और अपराध को बताना पड़ेगा, तब उसके अंतर पे जाएंगे, तब आप लोग को लगेगा कि सटीक आंसर क्या है। अगर आपने पाप को अपराध को अंतर स्पष्ट करने से पहले डायरेक्टली बोल दिया ये पाप है ये अपराध है, तो पहले पाप को बताइए, फिर अपराध को बताइए, फिर दोनों में अंतर बताइए। तो जब ये चीज़ें बनेंगी आपको सटीक समझने वाली, तो एक प्रैक्टिस के माध्यम से आ जाएगी आपके साथ। फिर कई बार ऐसा होता है कि एक प्रश्न ऐसा होता है उसके अंदर भी कुछ उप प्रश्न छुपे होते हैं। जब तक आपको उप प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तब तक आप उस प्रश्न की डिमांड को नहीं समझ पाएंगे, और प्रश्न की डिमांड नहीं समझ पाने से क्या होगा, उन्होंने आपस में कोई संबंध स्थापित भी नहीं कर पाएंगे, और संबंध स्थापित ना करने की वजह से क्या होगा, आप उसको बेहतर आंसर लिखने में परिपक्व नहीं हो पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि प्रश्न को समझने के लिए कुछ पॉइंटों को आपके दिमाग में रखना है
कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि देखा जाए प्रश्न को समझने के लिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूज के लिए 2 चरणों पे 2 प्रश्न को समझने के लिए 2 पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान रखने का मतलब है कि आपसे पूछा क्या गया है। कहीं पूछा कुछ विवेचना पूछा गया, आपने उसकी आलोचना कर दी। कहीं आपसे वर्णन करवा रहा है, कब आपने विवेचन कर दिया। कहीं आपसे स्पष्ट लिखवा रहा है, स्पष्ट कीजिए, तो आपने कुछ और कर दिया। ये जब तक शब्दों को आप इनका सारांश नहीं समझ पाएंगे, अर्थ नहीं समझ पाएंगे, तो उस प्रश्न की डिमांड को भी नहीं समझते। आपने देखा होगा प्रश्न को समझने के लिए सबसे जरूरत पॉइंट बनती है कि प्रश्न के किस एस्पेक्ट में वो प्रश्न को पूछा गया है, ये ध्यान रखें पहले। तो मैंने इन शब्दों को सबको समाहित किया है कि किस तरीके से हम प्रश्न के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको पहले हम लोग दिमाग में रखें। और अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो उससे क्या होगा कि आप उसके आधार पर उसका मूल्यांकन, समीक्षा, परीक्षण जो भी पूछा गया उस पर आप करेंगे। उसके उपरांत देखा जाए तो नंबर 2 पॉइंट आपका बन जाता है कि प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान हैं। तार्किक हिस्सों का हमें विश्लेषण कैसे करना है, इसको हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद उनको आपस में कैसे संबंध स्थापित कराना है, या संबंध क्या क्या है उसमें हमें लिखना क्या, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि जितने भी शब्द हैं, जैसे विवेचना कीजिएगा, प्रकाश डालिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, व्याख्या कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा, समीक्षा करें, आलोचना करें, वर्णन करें, विवरण दें, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए। कुछ ये मुख्य शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं जिनके हम चर्चा करेंगे कि अगर ऐसे शब्द दिख जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि परीक्षण ने कुछ भी लिखा है, अब आपने जो पढ़ा है वही चेप दिया, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक प्रकार का ये दिमाग में उपजने वाली चीज़ों का डाटा है। तो आपको विशेष ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि हमसे पूछा क्या गया है। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं रखी दिमाग में तो क्या होगा, आप पूछा कुछ और गया है, आप दे कुछ और दोगे, तो एग्जामिनर भी तुमको क्या देगा, जो तुम एस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम शब्दों का सार नहीं समझते हैं। तो शब्दों के सार समझने के लिए कुछ मुख्य शब्द हैं ये, जिन पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कैसे होना चाहिए। जैसे आपके सामने ये है, व्याख्या लिखा हो कहीं, वर्णन लिखा हो कहीं, विवरण दिया गया हो कहीं, स्पष्ट कीजिए ये लिखा है कहीं, स्पष्टीकरण कीजिए ये लिखा है कहीं, प्रकाश डालिए। अगर इतने शब्दों को कहीं उसमें एग्जामिनर ने लास्ट में लिखा है, किसी शब्द के लास्ट में लिखा है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहली जरूरत ये बनती है कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछना ये चाह रहा है कि इन सब का जो अर्थ होता है सभी शब्दों का समान आशय होता है, मतलब लगभग आसपास ही होता है। ऐसे प्रश्नों में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि कहीं ना कहीं तथ्यों की गुंजाइश की गई है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर सजाइएगा। अब जब आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो इन प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब आंकड़े कैसे लिखेंगे, आंकड़े कभी कभी आप लोग ये सब पैटर्न पर लगा लेते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, इसके पीछे अगर लॉजिकल पॉइंट और देखा जाए, जब भी आप किसी तथ्य को, किसी आंसर को लिखते हैं तो हम मुख्य वाली बात पे ध्यान रख लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिख देते हैं, 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट, कुछ लोग यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ लोग ये वाला बना देते हैं। और भी कुछ कंटेंट होता होगा जो दिमाग में आप लेते हैं, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि जब भी आप कोई तथ्य लिख रहे हो पॉइंटों के आधार पर, तो वहां पे 1, 2, 3, 4 पॉइंट आपने लिखे, 5 पॉइंट लिखे मान लेते हैं आपने, तो ऐसा करने से एग्जामिनर के दिमाग में एक वर्ड आ रहा है कि इसके अंतर्गत या इस विद्यार्थी के अंतर्गत इस प्रश्न को ले से इतने ही व्यू हैं, जहां उसने पॉइंटों में 2, 4, 5 लिख दिए हैं। तो पॉइंटों से यहाँ 1, 2, 3 पॉइंट से बचना चाहिए, मेरा मानना है। और ये हमेशा आपको सजेशन अच्छा रहेगा कि जब पॉइंट में 1, 2, 3 पॉइंट में ना लिख के अगर आप इसको ही बनाओगे तो ऐसा करने में भी आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे बेहतरीन रास्ता मेरा माना जाता है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसा करने से उसे लगा है कि इस तरह के पॉइंट उसके और भी बन सकते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी गलतियां मैं आपको बताऊंगा जहां जिनसे बचना चाहिए, और हम इसको एक अगली यात्रा में, पूरी यात्रा के तहत हम पूरी करेंगे इसकी आंसर राइटिंग के प्रोग्राम को, और समझेंगे लास्ट ईयर के 2, 3, 4 साल के पेपरों को भी डिस्कशन करेंगे मॉडल आंसर में, लेटेस्ट की घटनाओं पर मॉडल आंसर लेके आएंगे और उसमें कैसा आंसर होना चाहिए सबसे अवगत मैं आपको कराऊंगा। क्लियर। तो अब अगर दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि अगर ये शब्द लिखे गए हैं आपके सामने ये वाले, तो इनका अपेक्षा सिर्फ ये रहती है कि कहीं ना कहीं आपको तथ्य की अधिक गुंजाइश करता है एग्जामिनर कि आपसे इसमें तथ्य के अनुकूल पेश किया जाए, साथ में सरल भाषा में कहीं ना कहीं आपको व्यक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको किसी अन्य भाषा में या कोई जटिल भाषा में आपको प्रयोग कर दिया इनका, तो तथ्य भी स्पष्ट करने का मतलब है कि अपनी भाषा में होना चाहिए, सरल भाषा में, जिससे लगे कि एग्जामिनर उसने उसे इस विषय पर, इस तथ्य पर या इस बात पर उस पर क्या अच्छी समझ है। तो मेरा मानना है कि इन शब्दों के अंतर्गत ये दिमाग में रखिएगा कि ऐसा कुछ होता है।
अगला पॉइंट बनता है कि आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, अनिरीक्षण। ये जो शब्द हैं आपके सामने, 4 शब्द दिए गए हैं, 4-5। आलोचना कीजिएगा ऐसा लिखा गया है, समीक्षा कीजिएगा ये लिखा गया है, समालोचन कीजिएगा ये लिखा गया है, परीक्षण कीजिएगा, परीक्षण गलत लिखा है लेकिन परीक्षण कीजिएगा ये गलत लिखा है, निरीक्षण कीजिएगा ये गलत ये लिखा है। तो जब ऐसे प्रश्न किसी प्रश्न के अंत में दिए जाएं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए देखिएगा। उसमें सिर्फ एक इरादा है, इस तथ्य के आधार पर कथन क्या करना है, अच्छाइयों और बुराइयों की गहरी समझ होनी चाहिए। कोई भी जब आपको किसी टॉपिक दिया जाएगा, कोई विषय वस्तु दी जाएगी, उस विषय वस्तु की क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, जब ऐसा पूछा जाएगा तो तब क्या करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं का वर्णन करेंगे कि क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ। लेकिन विषय से जुड़ी नकारात्मक बातें लिखनी है, मतलब जहाँ आलोचना वर्ड ऐसे वर्ड आ जाएंगे तो उस विषय से जुड़ी जितनी भी निगेटिव बातें हैं या नकारात्मक बातें हैं उनका हमें प्रयोग करना। लेकिन बिंदु ये बन जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप नकारात्मक बातें इतनी लिख दीजिएगा कि प्रभावित हो जाए एग्जामिनर भी कि हाँ इसने बहुत ही ज़्यादा लिख दी है। तो उसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, गुण और दोष को दोनों को पक्षों पर ध्यान रखना है कि क्या इसके गुण हैं, क्या इसके दोष हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। लेकिन दोनों को ध्यान रखना, कहीं ना कहीं अनुपात में बराबर रखना है कि दोनों चीज़ें आपस में बराबर लगें। दूसरा पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि अगला जो शब्द पूछता रहता है एग्जामिनर अंत में लिखता है, मूल्यांकन करिएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब नाम दोनों के मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन क्या, आप सोचो आपसे ही कोई जीवन में पूछे कि उस व्यक्ति का मूल्यांकन करिएगा तो क्या करेंगे, आप सब बताएंगे ना क्या है, अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। लेकिन फिर भी किस पक्ष में ज़्यादा जाएंगे, कमियों में ज़्यादा जाएंगे। तो ऐसे ही जब आपसे मूल्यांकन या ये पूछा जाए तो वहाँ पे विषय याद रखना है कि हमें उस विषय वस्तु का निर्धारण करते समय ज़्यादा क्या करना है, रेखांकित करना है उनकी कमियों को। और रेखांकित जब कमियों को करेंगे तो वहाँ से दिमाग में एक वर्ड आ जाएगा कि उस वस्तु की उपयोगिता कितनी है, इसका भी ये विशेष ध्यान रखना है। तो यानी जब मूल्यांकन करने का वर्ड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मूल्यांकन जब लिखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे। आगे चलते हैं, कहीं विवेचन लिखा गया है। जब विवेचन लिखा जाए तो आप दिमाग में रखिएगा यहाँ पे कहना कि कथन के साथ जो तथ्य हैं उनकी चर्चा करते हुए तार्किक व्याख्या करने की अपेक्षा अधिक की गई है। तो जब विवेचन कहीं लिखा जाए प्रश्न के अंत में तो वहाँ सिर्फ तथ्यों या कथन के आधार पर कहीं ना कहीं जो तार्किक विषय वस्तु दी गई है उसकी अधिक आपको व्याख्या करनी है। उसके उपरांत अगर देखें विश्लेषण करें, देखिएगा बड़े आराम समझिएगा। विश्लेषण जहाँ लिखा गया तो वहाँ पे कोई भी जब आपको विषय वस्तु कोई भी प्रश्न दिया जाएगा तो एक उसका एक शब्द होगा, विषय होगा। उस विषय को ये सोच कर लिखा जाए कि ये विषय इसके मन में क्यों पनपा, तो कैसे पनपा है, कैसे हुआ, कब हुआ, ये कहाँ हुआ, कितना, कैसे। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक विश्लेषण करना उस विषय वस्तु का, उसका आधार नुमा स्ट्रक्चर कैसे बना, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी इसमें। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये बन जाता है कि जब भी आप लोग उत्तर को लिखें, उत्तर लिखते समय दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। उस दो चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक प्रामाणिकता है और एक क्या है, प्रवाह है। अब प्रामाणिकता क्या है, इसको समझिएगा बड़े आराम से। अब इसको समझने के लिए एक ही बात दिमाग में रखनी है कि प्रामाणिकता होता क्या है। प्रश्न जो बनाया गया है, प्रश्न की एक अपनी अलग डिमांड होती है, और जब प्रश्न की अपनी डिमांड होती है तो आपको कोई ठोस तथ्य लिखने पड़ेंगे जो विद्यमान होना चाहिए। आंकड़े ऐसे लिखने पड़ेंगे जो रियल वाले होने चाहिए। ये नहीं कि आपने अपनी दिमाग की सोच से कुछ ऐसा लिख दिया जो आंकड़ों में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है। तो आप ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ से कोई ऐसा ठोस या तथ्य आपको तर्क लिखना पड़ेगा जिन प्रश्न की डिमांड की गई है, जिसमें प्रश्न की मांग की गई है। अब प्रश्न की मांग के अनुरूप अगर आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी प्रमाणिकता भी सो होगी कि जो आपने प्रश्न लिखा है वो इन तथ्यों के आधार पर क्या है, लिखा जा सकता है। तो एग्जामिनर उससे क्या होगा, प्रभावित होगा, आपकी तरफ आकर्षित होगा। जब आकर्षित होगा तो नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब यहाँ से समझिएगा कि जो वास्तविक मांग पूरी हो जाएगी तो उससे परीक्षक को लगना चाहिए कि अवस्थी ने किसी इसी विषय पर क्या है, अच्छी अध्ययन कर रखा है। तो जब कोई विषय वस्तु प्रश्न में दी जाएगी, आप ठोस आंकड़ों के आधार पर, ठोस तथ्यों के आधार पर आप उस प्रश्न में लिखेंगे तो ये एग्जामिनर समझेगा कि इस विषय पर परीक्षार्थी ने अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है, तो आपको नंबर वो आराम से दे देगा। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला पॉइंट चलता है प्रभा। प्रभा का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी प्रश्न को लिखें तो उन शब्दों का ऐसा क्रम लिखें कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है पढ़ते समय वो कहीं रुके ना। रुकने से क्या होगा, रुकने के बाद वो सोचेगा कि इस लाइन ने दूसरी लाइन को कैसे कनेक्ट किया है, इस पैराग्राफ ने दूसरे पैराग्राफ को कैसे कनेक्ट किया है। और जब वो रुक जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका प्रवाह नहीं बन पाएगा।
तो आप सोचिएगा, जब प्रवाह नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, आपको नंबर ऑटोमेटिकली अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रश्न को लिखें तो प्रवाह का विशेष ध्यान रखें, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए। वो कनेक्ट ऐसे हो, उसे लगे कि हाँ इसके बाद ये चीजें बेहतर लिखी गई हैं। एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट होनी चाहिए, क्लियर, एक शब्द दूसरे शब्द से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये भाषा शैली के ऊपर एक प्रवाह का विशेष ध्यान आपको रखना है। और यदि अगर वो रुकता है तो उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं बीच बीच में कहीं भी रुकना ना पड़े, कहीं कहीं रुकता है तो उसे लगेगा कि शब्दों को आपस में जोड़ा नहीं गया है, पैराग्राफ भी नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ से विषय वस्तु भी आपस में नहीं जुड़ेगी। ये विशेष पॉइंट बन जाता है। हम सब पे वन बाई वन करके डिस्कशन करेंगे, कैसे ये प्रभाव होता है, कैसे प्रमाणिकता होती है, कैसे आंसर स्टार्ट करते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन होता है, ये सब बातें आपको हम बीच बीच में करते रहेंगे। दूसरी चीज, एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि अगली मुख्य बातों पर चर्चा करें, शब्द सीमा का पालन कैसे करना चाहिए। अब सोचिएगा, आपके पास 200 शब्दों में 250 शब्दों में आपको प्रश्न का आंसर लिखना है, 250 शब्दों में। तो 250 शब्दों में एकेडमिक के पास ना ही इतना टाइम है और ना ही उसे जरूरत है कि आपके शब्दों को चेक करें। लेकिन कभी कभी इतने शब्दों को भी चेक नहीं है, मान लीजिएगा 250 शब्दों में प्रश्न का आंसर लिखना है और आपने उसमें 150 शब्द ही उसमें, तो एग्जामिनर क्या मान लेता है कि कहीं ना कहीं इसने शब्दों का उल्लंघन किया है। और जब उल्लंघन किया तो आपको नंबर अच्छे वैसे ही नहीं मिलने वाले। तो इसलिए शब्दों का भी क्या करना है, एक स्थान रहता है कि अगर मान लीजिए एक लाइन में 4 शब्द 5 शब्द आ रहे हैं और 20 लाइन है, तो ये मान के चल लीजिएगा कि 100 शब्द लगभग क्या होगा, एक पेज में आ जाएंगे। तो यानी 250 शब्दों में कितने पेज में आ जाएगा, ये सब चीजें आकलन कर लेता है। अगला पॉइंट ये बन जाता है कि बिंदुओं में किसी प्रश्न का उत्तर बिंदुओं में लिखें या पैराग्राफ पे लिखें। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे मैं कह सकता हूँ मिथ है ये अपने आप में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बनती है कि प्रश्न की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न का जो उत्तर है वो बिंदुओं में होना चाहिए या पैराग्राफ में होना चाहिए। प्रश्न की प्रकृति क्या मांगती है वो डिपेंड करता है कि प्रश्न का आंसर किस चीज में हमें लिखना है। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि प्रश्न का आंसर डायग्राम में लिखने से, पैराग्राफ में लिखने से, बिंदु में लिखने से बेहतर हो जाएगा। डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, तथ्यों के अगर प्रश्न की प्रकृति कैसी है ये देखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटने वाली सबसे महत्वपूर्ण 5 घटनाओं के बारे में कौन सी थी। अब यहां से आपसे भारतीय स्वतंत्रता की घटनाओं के बारे में क्रम में पूछ रहा है, तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो पहले थोड़ा सा आप बताओगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताओगे। उसके बाद जब यहाँ 5 घटनाओं का उल्लेख करोगे तो वहां क्रम में लिखोगे, और क्रम में लिखोगे तो क्रम का मतलब क्या बन जाएगा कि आप उसको बिंदुओं में, तथ्यों में लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब यही प्रश्न चेंज होके, अगर मान लो ऐसा ही प्रश्न चेंज होके क्या बनेगा कि जहां महात्मा गांधी की जाति व्यवस्था को कुरीतियों पर कोई गंभीर चोट नहीं कर सके, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के मूल प्रहार किया, स्पष्ट कीजिए। अब जब ऐसा लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोई डायग्राम मेथड पे या फिर पैराग्राफ पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट कर लेंगे, और विश्लेषण जब करेंगे तो पैराग्राफ पे कन्वर्ट। तो ये मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ या बिंदुओं पे कब लिखें, ये डिपेंड करता है प्रश्न की प्रकृति कैसी है। प्रश्न की प्रकृति जो आपसे मांगना चाह रही है आप उसको वो देंगे तो आपको नंबर भी वही मिलेंगे जो आप चाहेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपके सामने बन रहा है कि रेखा चित्रों पर का प्रयोग करें या ना करें। देखिएगा, रेखा चित्रों का प्रयोग करें या ना करें, देखो बात को समझो। मैं वही फिर भी वही कह रहा हूं कि प्रश्न की प्रकृति के ऊपर डिपेंड होगा कि हमें उस प्रश्न का आंसर किस अनुकूल स्थिति में लिखना है, कि रेखा चित्रों का प्रयोग करें या ना करें, ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, हम निबंध में और विश्लेषणात्मक जितने भी प्रश्न हैं उनमें तो क्या करना है, इनसे बचना है। मतलब अगर निबंध में रेखा चित्रों का प्रयोग करेंगे तो वहां पे खुल के खेलना पड़ता है, और यहाँ शॉर्टकट तुम मार रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी, लेकिन डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं प्रश्न कैसे आए। जैसे समझिएगा, अपराध और पाप की धारणाओं में अंतर स्पष्ट करें। देखिएगा, देखना ये शब्द लिखा है स्पष्ट करें, और मैंने बताया स्पष्ट करने में क्या करना पड़ेगा। तो यहां से आपको एक बेहतर आंसर देखने के लिए यही करना है कि अपराध और पाप की धारणाओं को स्पष्ट करने के लिए पैराग्राफ, डायग्राम, रेखा चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो ये सब बातें आपको वन बाई वन करके हम लोग करेंगे, और अगर देखा जाए तो ये सब चीजें एक आंसर राइटिंग के तहत चलती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी जो ब्रीफिंग है आपको आंसर राइटिंग के प्रति आपको समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे कि आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। उस पर डिस्कशन करेंगे किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेश्चन की जो डिमांड होती है वो क्या डिमांड होती है। 3 डिमांड होती है कि उसका इंट्रो कैसे लिखा जाए, दूसरा उसका मेन पार्ट कैसे हो, चौथा उसका कंक्लूजन कैसे हो,
अब ये 3 पार्ट से मिलके कोई भी प्रश्न बन जाता है। अब 3 पार्टों के लिए इंट्रोडक्शन कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि इंट्रोडक्शन लिखें या ना लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें तो कितनी लाइन में लिखें, इंट्रोडक्शन किस तरीके से सटीक सरल बनाया जाए, या मेन पार्ट को कितना परसेंटेज पार्ट होना चाहिए। मान लीजिए 100% अगर पार्ट में से इंट्रोडक्शन देखा जाए तो 10 से 15 या 20% होना चाहिए, कंक्लूजन कितना होना चाहिए, यह प्रत्येक प्रश्न का कंक्लूजन लिखे या ना लिखें ये बड़ा एक विषय बन जाता है। तो इन सब पे हम वन बाई वन करके चर्चा करेंगे और मूलभूत तरीके से बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे, जिनके बारे में जानेंगे जो लेटेस्ट की घटनाओं के ऊपर डिपेंड है। आने वाले प्रश्न संभावित प्रश्न भी होंगे, लेटेस्ट लास्ट ईयर में जितने प्रीवियस पेपर उन पर डिस्कशन करेंगे। वन बाई वन प्रश्न को लेके आएंगे और जानेंगे कि प्रश्न का आंसर सटीक क्या होना चाहिए। तथ्य को जोड़ें, आंकड़ों को जोड़ें, डाटा को जोड़ें, कंसेप्ट जोड़ें, कहाँ किसे समाहित करनी है, ये थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने आपके सामने बताई। लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे पूरे एक पार्ट पर जो ये मुख्य परीक्षा में रोल अदा करता है। अगर मुख्य परीक्षा का आप पैटर्न देखें तो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो रिप्रेजेंट करने की भूमिका होती है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, एंजॉय करें लाइफ के साथ। जिंदगी की यात्रा है, इस यात्रा के साथ उसकी फिर एक फिल्म बनाइएगा, और इस यात्रा की फिल्म बनेगी तो आपको फिल्म बनते समय आनंद भी आएगा, और आनंद आएगा लोग जब उस फिल्म को देखेंगे, आपकी फिल्म को, तो लोग देख के गदगद होंगे। वो गदगद होने के बाद जो उनसे जो सीखने को मिलेगा समाज को, वही आपकी सफलता का एक परिणाम होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।